फॉरेक्स में आप दो तरीके से ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आज गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप यहां गोल्ड को बाय कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। अब अगर आपके एंट्री करने के बाद गोल्ड का प्राइस ऊपर गया तो आपको यहां प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने यहां कम भाव में गोल्ड को खरीदकर ज्यादा भाव में बेचा है। लेकिन अगर आपके एंट्री करने के बाद अगर गोल्ड का प्राइस यहां से नीचे गिरता है तो यहां आपको लॉस होने वाला है। लेकिन इसके विपरीत अगर आपको लगता है कि आज इस लेवल से गोल्ड का प्राइस नीचे गिरेगा तो आप यहां गोल्ड को बेच सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट सेल करना बोलते हैं। इस ट्रेड एंट्री में मार्केट आपकी एंट्री लेवल से अगर नीचे गिरता है तो आपको प्रॉफिट होता है, जिसमें आप गोल्ड को सबसे पहले हायर प्राइस पर बेचकर लोअर प्राइस पर खरीदते हैं। इसका मतलब आप यहां मार्केट ऊपर चढ़ा तो प्रॉफिट बना सकते हैं, और अगर मार्केट नीचे गिरा तो भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको मार्केट की डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। अब मार्केट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए आपको मार्केट में अब भी कौन सा ट्रेंड चल रहा है इसे समझना होगा। फॉरेक्स मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसमें सबसे पहले आपको फॉरेक्स के बेसिक्स को सीखना पड़ेगा। उसके बाद चार्ट रीडिंग करके उसका सही तरीके से एनालिसिस करने के बाद आपको मार्केट के डायरेक्शन का पता लगाना है। अब या तो मार्केट अप ट्रेंड होता है या फिर एक डाउन ट्रेंड होता है, और जब भी मार्केट में मोमेंटम नहीं होता तो वो साइडवेज हो जाता है। अब क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसलिए हम इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मार्केट के ट्रेंड को समझने के बाद आपको उस ट्रेंड के हिसाब से प्रॉफिट बनाने के लिए, ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करने के लिए अपनी खुद की एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाकर उसे बार बार प्रैक्टिस करके बैक टेस्ट करना होता है। आप अपनी स्ट्रैटेजी को जितना ज्यादा टेस्ट करेंगे आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। जब आप इन तीनों स्टेप्स को पूरी मेहनत से अच्छे से पार कर लेते हैं तो आप चौथे स्टेप में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस चौथे और आखिरी स्टेप में आपको अपनी बनाई स्ट्रैटेजी को रियल मार्केट कंडीशंस में अप्लाई करके प्रॉफिट बनाना होता है। अब इसी पॉइंट पर आकर लगभग 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं और बार बार लॉस करके अपना कैपिटल उड़ा देते हैं। बहुत से ट्रेडर्स इस तीनों स्टेप्स को बड़ी मेहनत से पार कर लेते हैं, लेकिन लाइव मार्केट में एंट्री करने से पहले वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप को भूल जाते हैं, जिसका नाम है माइंडसेट या फिर साइकोलॉजी। यही साइकोलॉजी एक रिटेल ट्रेडर को एक प्रो ट्रेडर में बदलती है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर इसे इग्नोर करते हैं और अपनी साइकोलॉजी पर काम करे बगैर सीधे लाइव मार्केट में रियल मनी के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि डेमो ट्रेडिंग और लाइव ट्रेडिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है, और वो फर्क होता है असली पैसों का। डेमो ट्रेडिंग में आप खुद की जेब से बिना 1 रुपया लगाए ट्रेडिंग करते हैं, जिससे आपके दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता। लेकिन लाइव ट्रेडिंग में जब लॉस होता है तो आपकी पॉकेट से वो पैसे जाते हैं, जिससे आपकी साइकोलॉजी पूरी तरह बिगड़ जाती है। और क्योंकि फॉरेक्स मार्केट सबसे लिक्विड और वॉलेटाइल होता है, इसलिए यहां जब तक आप पूरी तरह से डिसिप्लिन के साथ रूल को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। इसका मतलब आपको लाइव ट्रेडिंग में जाने से पहले लाइव मार्केट कंडीशन का एक्सपीरियंस देने वाले किसी मीडिएटर की जरूरत है, जिसके जरिए आप लाइव मार्केट में अपने माइंडसेट को स्टेबल रख के अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग कर सके। चलिए अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सीखते हैं। ये बिटकॉइन का 10 नवंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट तेजी से नीचे गिरने के बाद चार्ट पर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाता है, जिसमें प्राइस लोअर लेवल्स पर सपोर्ट बनाकर तेजी से रिवर्स होती है, जिसे देखकर बहुत से ट्रेडर यहां सपोर्ट एरिया को चार्ट पर बनाते हैं और प्राइस के इस एरिया में आने का इंतजार करते हैं, ताकि जैसे ही प्राइस इस एरिया में आएगी तो वो यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद प्राइस नीचे तो आती है, मगर सपोर्ट एरिया के ऊपर वाले हिस्से को टच करके रिवर्स हो जाती है, जिससे एक रिटेल ट्रेडर जो प्राइस के सपोर्ट एरिया में आने का इंतजार कर रहा है वो इस ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाता, क्योंकि यहां प्राइस उसके सपोर्ट एरिया में घुसने से पहले ही रिवर्स हो गई है। और अगर वो यहां इस कैंडल पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करता तो उसे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ता, इसलिए वो इस ट्रेड में एंट्री नहीं करता। लेकिन कुछ देर बाद जब प्राइस दोबारा नीचे आने लगती है तो आप फिर से प्राइस के सपोर्ट एरिया के पास आने का इंतजार करते हैं, लेकिन मार्केट उससे पहले रिवर्स होकर तेजी से ऊपर निकल जाता है और आप उसे देखते ही रहते हैं। आपको क्या लगता है किस वजह से आप इस ट्रेड में एंट्री करने से चूक गए? देखिए, आपने इस चार्ट पर बन रहे प्राइस एक्शन को देखकर जो एनालिसिस किया था वो एकदम सही था और मार्केट उसी दिशा में आगे भी बढ़ा। आपको सिर्फ यहां बस अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा एडवांस्ड करने की जरूरत है, जिससे आपका काम हो जाएगा। जैसे कि यहां नीचे आपने सपोर्ट एरिया को ड्रॉ किया था। अब मार्केट में किसी चार्ट पर सपोर्ट एरिया तब बनता है
जब उस एरिया में सेलर्स के मुकाबले बायर्स की संख्या ज्यादा होती है। इस चार्ट पर जब मार्केट तेजी से नीचे आया तो यहाँ सेलर्स बायर्स के मुकाबले ज्यादा थे, लेकिन इस लेवल के पास आने के बाद बायर्स मार्केट में बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, जिससे इस एरिया में सप्लाई के मुकाबले डिमांड ज्यादा होने के कारण प्राइस रिवर्स होने लगती है। अब यहाँ मार्केट इस ग्रीन बुलिश कैंडल के बाद रिवर्स हुआ है। इसका मतलब इस एरिया में बहुत बड़ी संख्या में बायर्स मौजूद है जो यहाँ डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। अब क्योंकि प्राइस इस कैंडल के बाद तेजी से रिवर्स हुई है, इसीलिए हम इस कैंडल को डिमांड कैंडल की तरह मार्क करेंगे। इसके लिए हम इसके कैंडल बॉडी के साथ इसके विक एरिया को भी मार्क करेंगे, जिससे हमारे पास अब चार्ट पर यहाँ एक डिमांड एरिया बन गया है। अब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस एरिया में आता है तो इसी डिमांड एरिया के पास आकर चार्ट पर एक रिजेक्शन कैंडल बनती है। इसका मतलब इस एरिया में अभी बायर्स मौजूद है जो प्राइस को इस एरिया के नीचे नहीं जाने देना चाहते। साथ ही यहाँ जब नेक्स्ट कैंडल बनती है तो उस कैंडल की क्लोजिंग इस डिमांड एरिया के ऊपर होती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट यानी कि डिमांड एरिया के कन्फर्मेशन के रूप में काम करती है। इसलिए आप यहाँ इस कैंडल के क्लोजिंग पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हुए अपने स्टॉप लॉस को इस डिमांड एरिया के नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर प्राइस इस कैंडल के नीचे जाकर ट्रेड करती है तो डिमांड एरिया फेल हो जाएगा। लेकिन जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपके ट्रेड एंट्री करने के बाद कुछ देर के लिए प्राइस नीचे जाने की कोशिश करती है, मगर हमारे डिमांड एरिया के पास उसे रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, जिस वजह से प्राइस उसके नीचे नहीं जाती। अब क्योंकि यहाँ सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने के अपने आखिरी प्रयास में पूरी तरह फेल हो चुके हैं, इसलिए प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ते हुए हायर लेवल्स पर सेलर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेती है। इसी तरह से एक डिमांड एरिया काम करता है। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई ये ट्रेडिंग के दो बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल हैं। इसी के आधार पर दुनिया में सभी मार्केट्स काम करते हैं। जब भी मार्केट में किसी लेवल के पास डिमांड की तुलना में सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस उस लेवल से नीचे चली जाती है, और जब भी किसी लेवल के पास सप्लाई की तुलना में डिमांड बढ़ती है तो उस लेवल से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर निकल जाती है। इसी को कुछ ट्रेडर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल भी बोलते हैं। जैसे कि इस चार्ट में प्राइस नीचे गिरने के बाद इस लेवल से तेजी से ऊपर निकल जाती है। इसका मतलब इस एरिया में बायर्स बहुत बड़ी संख्या में बाइंग कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ डिमांड एरिया क्रिएट हुआ है। अब अगर भविष्य में प्राइस इस एरिया के पास आती है तो आप यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। इस डिमांड एरिया को मार्क करने के लिए हम इस ग्रीन कैंडल का इस्तेमाल करने के बजाय इस रेड कैंडल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के अंदर बनी है। इसलिए ये एक इनसाइड कैंडल होने की वजह से हम इस रेड कैंडल को डिमांड एरिया के रूप में मार्क करेंगे। कुछ देर बाद जैसे ही प्राइस इस एरिया में आती है तो तेजी से रिवर्स होकर चार्ट पर ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है। इसका मतलब यहाँ बुलिश साइड में आप ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। कुछ ही देर में मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर निकल जाता है। इसी तरह से आप बुलिश मार्केट में डिमांड एरिया का इस्तेमाल करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए अब सप्लाई एरिया को समझते हैं। ये गोल्ड का 3 नवंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां गोल्ड की प्राइस $4000 के राउंड नंबर साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन फेस करने के बाद ऊपर निकलती है। लेकिन अगर आप यहां इस चार्ट पर बन रहे प्राइस एक्शन को देखेंगे तो यहां प्राइस के ऊपर जाते समय प्राइस का मोमेंटम कम हो रहा है, जिस वजह से कैंडल्स की साइज भी छोटी हो रही है और वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही है। अब यहाँ कैंडल ओवरलैप का मतलब होता है कि जब भी चार्ट पर प्राइस मूव करते हुए दो कैंडल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग के दौरान कोई गैप नहीं रहता और वो इस तरह से एक दूसरे के बॉडी के अंदर क्लोज या ओपन होती है, तो हम उसे कैंडल ओवरलैप करना बोलते हैं। इस चार्ट में प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ने के बाद हायर लेवल से तेजी से नीचे गिर जाती है। इसका मतलब यहाँ बायर्स मार्केट में प्राइस को ऊपर ले जाने में पूरी तरह फेल हो चुके हैं, यानी कि यहाँ बायर्स के मुकाबले सेलर्स की संख्या ज्यादा होने के कारण इस लेवल पर बहुत बड़ी संख्या में गोल्ड की सप्लाई बढ़ी है, जिससे प्राइस तेजी से नीचे गई है। अब इस लास्ट रेड कैंडल को हम यहाँ सप्लाई एरिया के रूप में मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल के बाद चार्ट पर बनी इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इस रेड कैंडल के अंदर होने से हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। जब भी आपको सप्लाई एंड डिमांड एरिया मार्क करना होता है तो उस समय एक स्ट्रॉन्ग मूव के पहले चार्ट पर जो सबसे आखिरी लो लगाने वाली कैंडल होती है, उसके हाई एंड लो को हम डिमांड एरिया के रूप में मार्क करते हैं। साथ ही जब प्राइस किसी लेवल से तेजी से नीचे गिरती है तो हम सबसे आखिरी हाई लगाने वाली कैंडल को सप्लाई एरिया समझते हैं। कभी कभी चार्ट पर एक कैंडल के अंदर दूसरे कैंडल की क्लोजिंग होती है तो उस समय हम उसे एक इनसाइड कैंडल कहते हैं, इसलिए हम इस सिचुएशन में मदर कैंडल को कंसिडर करेंगे। और अगर हमारे मार्क किए हुए कैंडल की साइज बहुत बड़ी है या फिर उसकी विक बहुत लंबी है
तो उस समय हम विक को मार्क करने के बाद हमारे एरिया को और छोटा करने के लिए उसके अंदर कैंडल बॉडी को भी मार्क करेंगे, जिससे हमारा एरिया छोटा होने के कारण हमें ट्रेड एंट्री करने का निर्णय लेने में और अधिक आसानी होगी। जैसे कि इस रेड कैंडल के हाई एंड लो को मार्क करने के बाद इस कैंडल के कैंडल बॉडी को भी हम मार्क करेंगे, जिससे हमारा सप्लाई एरिया पहले के मुकाबले छोटा हो जाता है। अब अगर प्राइस नेक्स्ट टाइम इस एरिया में आएगी तो यहाँ ऑलरेडी सेलर्स बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है, इसलिए वो अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए इस एरिया में प्राइस के आते ही फिर से सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है और इसकी कोई गारंटी नहीं है। मार्केट इसी एरिया में आके रिवर्स भी हो सकता है या फिर यहाँ से सीधे ऊपर भी जा सकता है, इसलिए अगर इस एरिया में प्राइस वापस आती है तो वो किस तरह से रिएक्ट करती है इसे देखना होगा। कुछ देर बाद प्राइस नीचे से ऊपर आने के बाद हमारे सप्लाई एरिया में इस तरह से एक रिजेक्शन कैंडल बनाती है। इसका मतलब यहाँ बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने में फेल हो गए हैं, इसलिए यहाँ लॉन्ग अपर विक कैंडल बनी है, यानी कि यहाँ सेलर्स फिर से सेलिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिस वजह से प्राइस हायर लेवल्स पर क्लोज करने में फेल हो गई है। इसीलिए हम यहाँ इस रिजेक्शन कैंडल के पास शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमारा स्टॉप लॉस इस सप्लाई एरिया के ऊपर लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ इस एरिया में सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हैं, इसलिए ये एरिया हमारे लिए हमारे स्टॉप लॉस के प्रोटेक्शन के रूप में काम करेगा। लेकिन अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करती है तो यहाँ हमारा शॉर्ट ट्रेड एंट्री सेटअप फेल हो जाएगा। इसीलिए किसी भी ट्रेड में एंट्री करते समय आपको आपका ट्रेड सेटअप कब फेल होता है इसे पहले समझना होगा, क्योंकि आपको अपने ईगो को साइड में रखकर मार्केट के हिसाब से चलना है। हमारे ट्रेड एंट्री करने के बाद प्राइस इस एरिया से तेजी से नीचे जाते हुए हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट कर देती है। इस तरह के ट्रेड में एंट्री करने के बाद आपको अपने स्टॉप लॉस के कम से कम 2 गुना प्रॉफिट टारगेट लगाना होता है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में अगर लंबे समय के लिए काम करना है तो आपको अपना विन रेट बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको लाइव चार्ट पर प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपका माइंडसेट उस तरह से डेवलप होगा। क्योंकि ऑफलाइन चार्ट पर आप कितना भी प्रैक्टिस कर लें, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगी।